ना दोस्तों, मुझसे काफी लोग पूछ रहे थे कि आखिर द ग्रेट ताकामुरा कब लड़ेगा, क्या ताकामुरा किसी चीज को लेके सीरियस भी होगा। तो हाँ यार, आज हम इस एपिसोड में ताकामुरा को काफी ज्यादा सीरियस देखने वाले हैं। साथ ही साथ अपने दिलों को थाम के बैठ लो, या फिर इस पार्ट में या फिर नेक्स्ट पार्ट में हम द ग्रेट ताकामुरा को लड़ते हुए देखेंगे। खैर, हम देख पाते हैं ये अफवाह इवन की न्यूज़पेपर में भी छप चुकी होती है कि ताकामुरा ने एक जंगली बालू को अपने हाथों के दम पे हराया। ये शाम की न्यूज़पेपर में छपती है कि ईपो को भी तरह तरह की कॉल्स आने लगती है। इवन के एक कॉल सेंडो की तरफ से भी होती है, जो कि जापान का फेदरवेट चैंपियन है और ईपो का आने वाला नेक्स्ट एनिमी भी है। वो भी ईपो को आज एक फ्रेंडली कॉल करके पूछता है कि मैं न्यूज़पेपर में कुछ एक अनजान सी चीज देख रहा हूँ, काफी हैरानकुन है। क्या ताकामुरा ने वाकई में अपने हाथ से एक जंगली बालू को हराया? ईपो जवाब में कहता है, चाहे भले ही ये सुनने में काफी ज्यादा अनबिलीवेबल है, लेकिन उसमें इतनी ही सच्चाई छुपी हुई है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, द ग्रेट ताकामुरा ने वाकई में जंगली बालू को हराया। इसके चलते ईपो माकनौची उसे आने वाले खतरे के बारे में वार्न करता है कि सगेटा तुम्हारा नेक्स्ट अपोनेंट है। वो ईपो माकनौची के खिलाफ भी लड़ चुका होता है। ईपो उसे वार्न करता है वो बंदा वाकई में काफी ज्यादा ट्रिकी है और उसे डील करने में तुम्हें मुश्किल आने वाली है। पर रोकी ये सुनते सारी गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, मेरा नाम सेंडो है ईपो, और अपनी बकवास बंद करो। मुझे सगेटा वगेटा नामी अपोनेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ ईपो। तुम्हारे मुक्के में जो दम है वो जापान के किसी बंदे के हाथ में वो दम नहीं है। वो ये जैसे तैसे बोल रहा होता है, हम देख पाते हैं सेंडो यहाँ पे अपने पैर में से अपने हैवी वेट्स को उतारने लगता है और वह जैसे जैसे अपने वेट को उतारा होता है उसकी स्क्विशिंग की आवाज ईपो के कानों में जारी होती है। ईपो समझ जाता है कि सेंडो इंतहाई सख्त ट्रेनिंग से गुजर रहा है। सेंडो उससे बताता भी है, ये ट्रेनिंग में सगेटा वगेटा के लिए नहीं कर रहा ईपो, सगेटा को तो मैं हरा ही दूंगा। तुम्हें हराते हुए मुझे मुश्किल आती है, तो ये ट्रेनिंग में सिर्फ तुम्हारे नाम की कर रहा हूँ। नेक्स्ट डे जब ईपो माकनौची जिम जा रहा होता है तो वो अपने जिम के आगे काफी रिपोर्टर्स की गाड़ियां पाता है, और जब वो जिम के अंदर एंटर करता है तो जिम के अंदर ताकामुरा के सामने एक अजीब किस्म की भीड़ लगी होती है, जहाँ पे ताकामुरा खुद के साथ जुड़ी सच्ची कहानी बता रहा होता है कि आखिर उसने कैसे जंगली बालू का सामना किया। चीफ कामुगावा तंग आके सारे के सारे रिपोर्टर्स को घर भेज देता है कि हमने ट्रेनिंग करनी है, हमारे लड़कों के मैचेस आ रहे हैं, प्लीज अपना कारोबार कहीं और पे ले जाओ। उनके चले जाने की वजह से ताकामुरा गुस्सा हो जाता है कि मैं तो अभी अपनी कहानी बताना ही शुरू हुआ था। हम देख पाते हैं उन्हीं सारे रिपोर्टर्स में अब यहाँ पे सब फूजी ही बाकी होता है। ताकामुरा फूजी को कंप्लेन करता है कि आज ये बुड्ढा मुझ पे थोड़ा ज्यादा ही सख्त है। तो फूजी बोलता है, जाहिर सी बात है ताकामुरा, तुम वर्ल्ड टाइटल के लिए लड़ने वाले हो जल्दी। ताकामुरा कहता है, आए कौन लड़ने वाला है? तो फूजी थोड़ा हैरान होते हुए बोलता है, हाँ ये थोड़ा अजीब है, तुम्हारे बारे में इतनी अफवाहें उड़ी है और ये बात तुम्हें ही नहीं पता कि तुम जल्द ही वर्ल्ड टाइटल क्लास के खिलाफ लड़ने वाले हो। ये बात सुनने की ही देर होती है कीमुरा, आओकी और ईपो माकनौची तो हैरान होते ही है, साथ ही साथ तो ताकामुरा के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। और चीफ कामुगावा इस पर गुस्सा हो जाते हैं। वो बोलते हैं, फूजी ये बात मैंने अभी ताकामुरा को नहीं बताई थी। फूजी को भी ये बात नहीं मालूम थी कि ये बात ताकामुरा से ही छुपाई जा रही थी, और अब सच सामने टूट आया है। ये बात लड़कों के लिए काफी ज्यादा हैरानकुन होती है। जो सपना उन्होंने बहुत सालों पहले देखा था वो सच होने को जा रहा है। ये सुनते सारी बॉयज काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि हमने तो सब सुना था कि ताकामुरा बाहर लड़ेगा एक दिन, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि जापान के बाहर वो इतनी जल्दी लड़ेगा। क्योंकि सच सामने आ ही गया होता है, चीफ कामुगावा इस बात को नहीं छुपाते। वो ताकामुरा को बोलते हैं कि अभी ये बात फाइनलाइज तो नहीं हुई, लेकिन हाँ हम तुम्हारी बात कर रहे हैं जापान से बाहर लड़ने की। वो हमें काफी हल्के में ले रहे हैं ताकामुरा, ये तुम्हारे लिए सुनहरा मौका है। अगर तुमने उससे हरा डाला तो वर्ल्ड टाइटल की दुनिया में तुम्हारा रैंक नंबर 2 हो जाएगा। अगर जापान के बाद तुमने वर्ल्ड रैंक 2 पा लिया तो वर्ल्ड चैंपियन के साथ लड़ने का सपना सब सपना नहीं रहेगा, बल्कि एक हकीकत बन जाएगी। क्योंकि रैंकिंग की बात चली ही है तो मिडल वेट में तुम्हारा रैंक नंबर 16 है, जापान में नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड। ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है ताकामुरा। ये सुनते सारी बॉयज की काम पे टांग उठती है। इसका मतलब अब ताकामुरा वर्ल्ड वाइड लड़ेगा और नंबर 2 रैंक को हरा के अपने हाथ वर्ल्ड टाइटल पे डालेगा, जो कि वाकई में जापान के लिए एक बहुत बड़ी बात है। बस आखिर इतना सब कुछ सुनने की ही देर होती है, ताकामुरा काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है। वो अपनी शर्ट उतार के एक पहला पंच ही लैंड करता है पंचिंग बैग पे, और पंचिंग बैग इस तरह से गूंजता है कि उसकी आवाज पूरे जिम में छा जाती है। बॉयज
बस देखते रह जाते। उन्होंने आज तक ताकामुरा के इतने डेडली पंचेस को फेस नहीं किया होता। इनफैक्ट ताकामुरा ने आज तक इतने खतरनाक पंचेस का इस्तेमाल अपने मैचेस में भी नहीं किया होता। हम देखते हैं ताकामुरा एक से एक पंच लैंड कर रहा होता है। लड़के काफी हैरानगी से देख रहा होता है। किमुरा यहाँ पे बोलता भी है, काफी साल बीत गए। साल तो छोड़ो, ये तो काफी रेयरली देखते हैं हम ताकामुरा को इतना ज्यादा सीरियस होते हुए। मैं तो भूल ही गया था ताकामुरा आखिर गुस्से में कितना ज्यादा खतरनाक दिखता है। ईपो भी हैरानगी से बोलता है, सच कहा, मैंने भी आज तक ताकामुरा को इतना ज्यादा सीरियस नहीं देखा। वो ये बोल रही होता है कि ताकामुरा का अनदर पंच लैंड होता है और एक खतरनाक किस्म का शॉक वेव्स प्रोड्यूस होता है जो कि शायद से कानों के पर्दे ही फाड़ डालता। आओकी कांपते हुए आवाज में बोलता है, लोग यहाँ पे भालू को लेके इतनी बातें कर रहे हैं। अब जिस तरह से ताकामुरा खतरनाक प्रेशर में है, मेरे ख्याल में ऐसी सिचुएशन में तो वो डायनासोर को भी मार गिरा है। ईपो उसकी इंटेंसिटी, उसका जुनून और जज्बा, उसके बढ़ते हुए शोले देख के सोचने लगता है, ओए ओए, अगर ताकामुरा का मुकाबला उस सेकंड रैंकर से होगा, मुझे पूरा यकीन है ताकामुरा के नाम ही विक्ट्री जाएगी। फिर तब और फिर तभी ताकामुरा शायद से वाकई में कामुगावा के लिए नहीं, पूरे जापान के लिए वर्ल्ड टाइटल लेके आएगा। लोग सच कहते थे ताकामुरा जापान के लिए एक नेचुरल गिफ्ट है। सिर्फ एक ही बंदा ये टाइटल पा सकता है, सिर्फ एक ही बंदा चैंपियन को हरा सकता है, सिर्फ एक ही बंदा चैंपियन बेल्ट यहाँ पे ला सकता है, और वो कोई और नहीं बल्कि हमारा ताकामुरा है। ये बोलते बोलते, ये सोचते सोचते, सब इसके ख्याल से ही ईपो सोचने लगता है कैसे लगेगी ये बेल्ट ताकामुरा के साथ। सिर्फ और सिर्फ इतना सोच के ईपो के जिस्म के, उसके अंग अंग के एक एक बाल उठने लगता है। ईपो यहाँ पे गूस बम्स को फील कर पा रहा होता है। ईपो भी अपने जुनून और जज्बे से उभरते हुए ताकामुरा के साथ ही अपनी ट्रेनिंग को शुरू कर डालता है ताकि वो इस फीलिंग को अपनी पावर में बदल पाए। आओकी किमुरा कहते हैं, वैसे याद आया जिस दिन ताकामुरा का मैच है उस दिन हमारा भी है। फूजी कहता है, अच्छा ये बात है, मेरे साथ एक लड़की भी आई है जो कि इंटरव्यू लिखना चाहती है बॉक्सर्स को लेके, लेकिन याद रखो वो काफी ज्यादा घमंडी है और फेमिनिज्म पे बिलीव रखती है। आओकी और किमुरा इतने ज्यादा थड़की होते हैं, वो कहते हैं गोली मारो, हमें उससे मिलना है। उसकी बात चल रही होती है तो वो सामने आती है, बताती है मेरा नाम मारी है और मैं आर्टिकल्स लिखती हूँ बॉक्सर्स को लेके। आओकी और किमुरा कहते हैं, चूंकि तुम लड़की हो हम तुम्हारी बात को काफी गौर से सुनेंगे और तुम्हें सही तरीके से जवाब देंगे। मारी आगे से बोलती है, नहीं मुझे स्पेशल सर्विस नहीं चाहिए चूंकि मैं एक लड़की हूँ, मैं जेंडर इक्वालिटी पे बिलीव रखती हूँ। काफी ही टफ लड़की है। और हाँ प्लीज एक्ट नेचुरल करो, मुझे तुम लोगों की फेक पर्सनैलिटीज के बारे में कुछ नहीं लिखना। फूजी पीछे से बोलता है, मैंने कहा ना काफी घमंडी है। किमुरा आओकी कहते हैं, इतनी खूबसूरत है तो इतनी सख्ती तो हम बर्दाश्त कर ही सकते हैं। फूजी कहता है, ठीक है चलो आगे बढ़ो। आओकी किमुरा उस लड़की से सवाल पूछते हैं, तुम्हारा फेवरेट बॉक्सर कौन सा है? तो वह लड़की थोड़े सख्त लहजे में बड़े बड़े बॉक्सर्स का नाम लेते हुए ये कहती है कि जापान की इतनी औकात नहीं है कि वो मेरी लिस्ट में आ भी पाए। मारी उन्हें बताती है, मैं कितनी बार मुल्क के बाहर गई हूँ सिर्फ उन पे आर्टिकल्स लिखने के लिए, यहाँ पे तो आना मेरे लिए वेस्ट ऑफ टाइम भी साबित हो सकता है। उन पे आर्टिकल लिखने के बाद, उनसे मिलने के बाद मुझे इतना तो मालूम पड़ गया, जापान की बॉक्सिंग का लेवल नीच बराबर है और वो टॉप पे है, टॉप ऑफ द टॉप में भी टॉप पे आते हैं। जापान तो कुछ भी नहीं है। इवन कि अगर मैं उनका वीकेस्ट बॉक्सर भी उठाऊं ना तो वो भी जापान के बेस्ट बॉक्सर से ज्यादा बेहतर होगा, जिस वजह से मैं जापान के बॉक्सर से जरा भी अट्रैक्ट तक नहीं होती। अब आखिर उसकी इतनी कड़वी बातें सुन के आओकी और किमुरा की भी अंदर से जलने लगती है। फूजी बोलता भी है, मैंने कहा था आप खुद ही भुगतो, लेकिन आओकी और किमुरा को पता होता है इसकी सारी बातों का जवाब हम सिर्फ एक ही बात से दे सकते हैं, और वो कहती है, तुमने कहा जापान का बेस्ट ऑफ द बेस्ट बॉक्सर भी किसी काम का नहीं है। वो उसकी नजरें ताकामुरा की तरफ दिलवाते हैं। मारी की नजर इसके बाद ताकामुरा पे पड़ती है। ताकामुरा जोरदार तरीके से पंचेस बैग की माँ बहन को एक कर रहा होता है। ताकामुरा को देख के वो लड़की बोलती है, मैं इसे जानती हूँ, द मिडलवेट चैंपियन द ग्रेट ताकामुरा, एक जापान का नेचुरल गिफ्ट। वो लड़की कहती है, तुमने ठीक कहा हो कि किमुरा, जापान के सारे बॉक्सर्स तो फजूल है, लेकिन मैं यहाँ पे द ग्रेट ताकामुरा की बात नहीं कर रही।
उसको छोड़ के सारे जापान के बॉक्सर फजूल है। इनफैक्ट द ग्रेट ताकामुरा मेरे लिहाज से इतनी बड़ी ताकत रखता है कि वो वर्ल्ड टाइटल को जीत सकता है। ये सुन के आओकी और कीमुरा की जान में जान आती है। वह लड़की को बोलते हैं चाहे भले ही तुम फेमिनिज्म हो लेकिन तुम्हारे पास दिमाग है। इनकेस अगर कुछ लड़कियां देख रही है तो भाई मैं कुछ नहीं बोल रहा, ये आओकी की अपनी बात है जो कि कहना चाह रहा है लड़कियों का दिमाग घुटनों में होता है। पिछली बार जब मैंने एक बार इस ईपो में कुछ एक डायलॉग बोला था, कुछ लड़कियां कमेंट में ट्रिगर हो गई थी, तो ये मैं नहीं कह रहा, ये आओकी कह रहा है, ना कि सिर्फ इतना। इस लड़की को यहाँ पे ईपो माकनऊची में भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होता है क्योंकि ईपो वो फाइनल बॉक्सर है जिसने दाते एजी को इवन के टफ टाइम भी दिया होता है। इनकेस मैं आप सभी को बता दूं, दाते एजी वही शख्स है जो कि इवन के वर्ल्ड टाइटल क्लास में लड़ा हुआ है। चाहे भले ही वो हारा था लेकिन उसके पास इतनी ताकत है कि वो वर्ल्ड टाइटल तक जा सकता है। वो लड़की ईपो ताकामुरा को काफ़ी करीबी से देखती है और कुछ आर्टिकल्स के पॉइंट्स अपने दिमाग में रख के चली जाती है। कीमुरा और आओकी बोलते हैं काफ़ी घमंडी थी। खैर मैं तो हैरान हूँ, ताकामुरा लड़कियों का 14 है लेकिन आज वो भी लड़कियों की तरफ ध्यान तक नहीं दे रहा था, सिर्फ अपनी ट्रेनिंग में ही बिजी था। ये प्रूफ करता है कि ताकामुरा भी वर्ल्ड टाइटल के लिए कितना ज़्यादा सीरियस है। ताकामुरा की यही सीरियसनेस देख के आओकी और कीमुरा को भी अंदर से तकलीफ होने लगती है कि हमें भी ताकामुरा जितना सीरियस होना पड़ेगा, वरना ताकामुरा और हमारे बीच में ऑलरेडी इतना बड़ा डिस्टेंस है, वो और भी बढ़ता चला जाएगा ना। हम सबको याद है आओकी और कीमुरा ने एक वक्त में वादा किया था कि वो ज़रूर एक दिन ताकामुरा को हरा के ही दम लेंगे, पर सबसे बढ़ के वो लोग इस खुशी से मरते चले जा रहे हैं कि एक दिन ताकामुरा ज़रूर वर्ल्ड टाइटल की बेल्ट लेके इस चीफ कामुगावा के पास इस जिम में वापस लौट के आएगा। दूसरे सी में ईपो यही चीज़ उमेजावा को भी बता रहा होता है कि सारे के सारे लोग आखिर कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे ये खबर सुनते ही कि ताकामुरा अब वर्ल्ड क्लास के लिए रेडी है। वो बहुत जल्द ही वर्ल्ड के सेकंड रैंक वाले से लड़ेगा, पर इससे पहले उसका जापान में भी कोई छोटा मोटा मैच है जहाँ पे हमारे ताकामुरा को अपने टाइटल को डिफेंड करना पड़ेगा। तो दोस्तों इससे हमें ये मालूम पड़ता है सेकंड वर्ल्ड रैंकर से लड़ने से पहले ताकामुरा को एक बार अपने टाइटल को डिफेंड करना पड़ेगा, तभी तो वो वर्ल्ड के रैंक नंबर 2 के साथ लड़ पाएगा और इसके बाद वो क्वालिफाई हो जाएगा वर्ल्ड चैंपियन से लड़ने के लिए। तो इन्होंने हमें इतना तो क्लियर कर दिया, इस छोटी सी फाइट के बाद ताकामुरा की 2 बहुत बड़ी फाइट्स होगी। उमेजावा पूछता है अच्छा तो ये बात है। ताकामुरा तो जरूर इस खबर सुन के पागल हो गया होगा खुशी से ही। ईपो इसके रिप्लाई में कहता है दरअसल इसका ऑपोजिट, खुशी से पागल होने के बजाय वो काफी ज्यादा सीरियस हो के उल्टा हमारा दम तोड़ है। पर सच कहूँ तो इसका अपना ही मजा है। एक अजीब सी सन्नाटा जिम में छाया होता है, सबके दिमाग में यही होता है कि ताकामुरा का बड़ा मैच आ रहा है। इवन के ताकामुरा से अब बात करते हुए भी मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत सी आ रही है क्योंकि वो इतना ज्यादा फोकस हो चुके हैं अपने टाइटल मैच को लेके। उसके दोस्त होने के नाते हम उससे मोटिवेट करते रहेंगे और बीच बीच में हंसाते भी रहेंगे। दूसरे सी में हम देख पाते हैं ताकामुरा और सारे लड़के सुबह की मॉर्निंग रूटीन पे निकले होते हैं, जहाँ पे आओकी बताता है ओए ताकामुरा तुम्हारे टाइटल डिफेंडिंग मैच के टिकट तो पानी की तरह बिक रहे हैं, हर कोई तुम्हारा मैच देखने के लिए पागल होता चला जा रहा है क्योंकि ये अफवाह काफी तेजी से फैल लिया है कि तुम जल्दी वर्ल्ड रैंक के नंबर 2 से लड़ोगे और उससे हरा के जापान का नाम रोशन करोगे, फिर तुम क्वालिफाई हो जाओगे वर्ल्ड टाइटल से लड़ने के लिए। हर एक बस यही चर्चा करता चला जा रहा है। उस दिन आओकी और कीमुरा का भी मैच है। वो लोग बताते हैं कि हम अपनी विक्ट्री को हासिल करके तुम्हारे लिए स्टेज में एक अलग सी चमक बिठा देंगे। ताकामुरा आगे से बोलता है वो सब तो ठीक है, मेरी अपनी एंट्रेंस ही लेकिन इतनी ज्यादा धूमधाम होगी कि हर कोई मेरे उस भड़कते हुए शोलों से कांप उठेगा, तुम लोग खुद ही देख लेना। अब बस लड़के तो ताकामुरा की बराबरी करने से भी हिचकिचा रहे होते हैं। हर किसी को यही मालूम है जैसे तैसे करके दिन गुजरते जा रहे हैं, ताकामुरा और सीरियस होता चला जा रहा है। देखते देखते वो मैच का समय आ जाता है जहाँ पे ईपो माकनऊची जैसे तैसे करके स्टेडियम पहुंचता है तो वो ताकामुरा के पोस्टर हर एक दीवार के कोने कोने पे पाता है और उसके फैंस तो पागल हो जाते हैं। एक बहुत बड़ी भीड़ ताकामुरा के फैंस में हमें देखने को मिलती है कि इसी बीच में यहाँ पे ईपो अपने सामने हयाची डॉग को पाता है। ईपो से यहाँ पे देख के सोचने लगता है अगर हयाची डॉग यहाँ पे है तो जरूर इसका मतलब नेको-चा भी यहाँ आए होंगे, मगर बदकिस्मती से स्टेडियम के अंदर डॉग्स अलाउ नहीं होते, जिस वजह से ये लोग हयाची को बाहरी बांध डालते हैं। साथ में हमें मालूम पड़ता है नेको-चा ने पीछे एक अजीब सा सामान भी उठाया होता है। हमें मालूम पड़ता है ये सब कुछ उसे ताकामुरा ने मंगाया होता है। इस मैच को देखने के लिए इवन के ईपो की क्रश कुमी भी आई होती है और साथ ही साथ आओकी की गर्लफ्रेंड भी। रिपोर्टर्स और आर्टिकल्स वाले भी आए होते हैं और हर कोई यहाँ पे बस सिर्फ ताकामुरा को जीतने ही देखने आया होता है। कुछ लम्हे के बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पे कीमुरा का मैच शुरू हो जाता है।
किमुरा तो बड़ी आसानी से अपनी विक्ट्री को हासिल कर लेता है, लेकिन बात तो आओकी की आती है। हम देख पाते हैं आओकी काफी बुरे तरीके से अपने दुश्मन से पिट रहा होता है और उसकी ये हालत उसकी गर्लफ्रेंड देख ही नहीं पा रही होती, पर फिर भी आओकी कैसे ना कैसे करके अपने फ्रॉग पंच का इस्तेमाल करके इस मैच को जीत ही लेता है। फिर तभी सारे लोगों में से यहाँ पे मारी इप्पो माकानोउची को अप्रोच करती है और माकानोउची उसे नहीं जानता होता, तो वो मारी उसे बताती है, मैं अगले दिन तुम्हारे जिम में आई थी, लेकिन उस दौरान तुम ट्रेनिंग में ही इतना ज्यादा एब्जॉर्ब थे, शायद से तुमने मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। ये बोलते हुए मारी इप्पो की और अपनी फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाती है। वहीं पे हम आओकी और किमुरा को भी देखते हैं जो कि अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। कुमी भी उन्हें यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट करती है। किमुरा उसे बोलता है, वैसे तुम अभी तक इप्पो से नहीं मिली, इप्पो यहीं कहीं पे बैठा होगा। ये बोलते हुए किमुरा जब जैसे तैसे उसका ध्यान कुमी की ओर करवाता है, तो उस वक्त तक इप्पो यहाँ पे मारी के साथ काफी खूबसूरती से हाथ मिला रहा होता है और दिखने से लग रहा होता है कि दोनों ही एक दूसरे में काफी ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। यही सब देख के किमुरा अपने आप को कोसने लगता है कि उसने कुमी का ध्यान इस समय में आखिर इप्पो की तरफ करवाया ही क्यों। कुमी को भी ये सब देख के काफी ज्यादा बुरा लगने लगता है। और अब फाइनली बारी आती है किसी और की नहीं बल्कि ताकामुरा की। नेकोचा यहाँ पे पहले ही वार्न कर लेता है कुछ गजब सा होने वाला है, जिससे इप्पो को याद आता है कि हाँ, नेकोचा ताकामुरा के कहने पे कुछ सामान वगैरह लाया था। इप्पो ये सोच रही होता है कि अचानक से स्टेडियम की लाइट्स बंद हो जाती है और फिर एक ही लाइट की तरफ फोकस होता है जहाँ पे अचानक से स्टेडियम के अंदर जंगली बालू को देखा जाता है। उसको देख के सबके घोटे उनके मुंह को आने को लगते हैं और सारे लोग इधर उधर भागने ही लगते हैं कि अनाउंसमेंट अनाउंस करता है कि असल में ये सिर्फ कॉस्प्ले किया जा रहा है। लाइट्स अब दोबारा ऑन होती है तो उतने में ही ताकामुरा रिंग तक पहुंच चुका होता है। उसकी गजब सी एंट्री देख के इवन के आओकी और किमुरा के भी पसीने छूटने लगते हैं। हम देख पाते हैं उसका कॉस्ट्यूम देख के उसके अपोनेंट को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि ये मुझे काफी ज्यादा हल्के में ले रहा है। ऑफ कोर्स उसका अपोनेंट ये बिलीव नहीं करता होता कि ताकामुरा ने एक जंगली बालू को अपने हाथों से हराया है, पर जल्दी उसे यकीन आ जाता है और ये सच्चाई सबके सामने टूट के आ जाती है जब ताकामुरा इस बेयर का कॉस्ट्यूम अपने ऊपर से उतारता है और सब लोगों की नजर ताकामुरा की चेस्ट पे उस निशान पे पड़ती है जो कि बालू के पंजे के निशान होते हैं। इवन के अनाउंसर भी अनाउंस करता है, जरा इस दाग को तो देखो, कितनी खूबसूरती से ताकामुरा की चेस्ट पे पड़ा हुआ है ना। दोस्तों वैसे तो जख्म के निशान से नफरत ही की जाती है, लेकिन यहाँ पे ये जख्म का निशान ताकामुरा पे पूरे तरीके से जज रहा होता है। चीफ कामुगावा कहता है, चाहे भले ही आइडिया काफी अच्छे तरीके से जा रहा है, लेकिन ये बेयर का कॉस्ट्यूम बैंक के अंदर आना ये मुझे जर्रा भी पसंद नहीं था। मैं तो सब इसलिए इसके लिए मांग गया क्योंकि ये तुम्हारा आइडिया था। तो मैनेजर यागी आगे से कहता है, मेरा आइडिया? पर ताकामुरा ने तो मुझे कहा था ये आपका आइडिया है सर। लगता है इन दोनों के दोनों को ताकामुरा ने मामू बनाया है। खैर देखते ही देखते बेल बजती है। ताकामुरा के क्रेजी मैच के यहाँ से शुरुआत होती है। मैच के शुरू होते ही सारे लोग सोचने लगते हैं कि ताकामुरा इस मैच को कैसे एंड करेगा ना। हम सबको पता है ताकामुरा जब सीरियस होता है और टॉप शेप में होता है वो ज्यादा से ज्यादा अपने मैचेस को 1 मिनट या 2 मिनट या फिर इससे भी जल्दी एंड करने की कोशिश करता है। कोशिश तो क्या बल्कि यकीनन खत्म करता है। तो इस बार भी सारे लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ताकामुरा शायद से 1-2 पंच से इस पूरे के पूरे मैच को एंड करने वाला है। मगर इस बार ताकामुरा के दिमाग में कुछ और ही होता है। ताकामुरा ने इस मैच को नाम दिया होता है एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, मतलब उसकी भी उम्मीद लगा बैठो जिसकी तुमने कभी उम्मीद लगा ही नहीं है। मैच की शुरुआत हो गई होती है और ताकामुरा ने अभी तक एक पंच भी नहीं चलाया होता, बल्कि सारे के सारे वार तो उसका दुश्मन कर रहा होता है। हम देख पाते हैं उसका अपोनेंट जैसे तैसे करके ताकामुरा पे अपने जैब्स बरसा रहा होता है। ताकामुरा बड़ी ही आसानी से उसके एक एक जैब को डॉज करता चला जा रहा होता है मेरे भाई लोगों, लेकिन अभी तक उसने एक मामूली पंच बरसाने की भी कोशिश नहीं की होती। उसका अपोनेंट भी सोच रहा होता कि आखिर ये क्या कर रहा है। खैर जो भी, मैं उसे जल्दी अपने रिदम से बाड़ी पड़ के उसे कोने में धकेल के उसकी वहीं पे छुट्टी कर डालूंगा। फाइनली कुछ देर बाद यहाँ पे ताकामुरा अपने जैब का सहारा लेता है, वो भी अपने लेफ्ट हैंड का, मतलब कि ताकामुरा अपना पावरफुल हाथ का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा होता। जिन जैब्स को ताकामुरा बरसा रहा होता है हम देख पाते हैं इवन कि वो जैब भी उसका अपोनेंट डॉज कर पा रहा होता है। हम देख पाते हैं अब एक पॉइंट आता है जहाँ पे दोनों के दोनों एक साथ ही जैब बरसा रहे होते हैं और दोनों एक दूसरे के वारों को डॉज कर रहे होते हैं। ताकामुरा सिर्फ यहाँ पे अपने लेफ्ट हैंड से ही काम ले रहा होता है, जबकि उसका अपोनेंट अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल कर रहा होता है। उसको यू फाइट करता देख के इप्पो सोचने लगता है ताकामुरा आखिर क्या करना चाह रहा है, क्योंकि ये तो ताकामुरा का स्टाइल है ही नहीं। जहां तक इप्पो का मानना होता है ताकामुरा का स्टाइल तो यही होता है कि वो अपनी रॉ स्ट्रेंथ, अपनी गजब किस्म की ताकत से दुश्मन पे भारी पड़ जाता है।
लेकिन इस बार ताकामुरा फाइट बैक करने की कोशिश ही नहीं कर रहा। पर आखिर ऐसा क्यों? आखिर ताकामुरा के फैंस भी सवाल उठाने लगते हैं, ताकामुरा ये तुम क्या कर रहे हो? तुम चाहो तो इस मैच को यहीं पे खत्म कर डालो, पर इस बैटल को आखिर तुम क्यों ही खींच रहे हो? उसके फैंस चीखते और चिल्लाते हैं कि हम तुम्हारी वो ताकत देखने आए जिसका इस्तेमाल करके इवन कि तुम बालू पे भी बाड़ी पड़ गए थे। मगर ताकामुरा को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पंच इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। और आखिर ऐसा क्यों? हम देख पाते हैं ताकामुरा का लेफ्ट हैंड भी धीरे धीरे करके स्पीड पकड़ता जा रहा होता है और धीरे धीरे करके उसके लेफ्ट हैंड की पावर भी अचानक से बढ़ने लगती है। ताकामुरा यहाँ पे बेसिक जैब का इस्तेमाल कर होता है, पर उनकी प्रिसीजन काफी ज्यादा तेज होती है। लेकिन अवाम अभी भी खुश नहीं होती, वो देखना चाहते हैं ताकामुरा का सबसे हैवी पंच, क्योंकि अवाम का मानना होता है ताकामुरा चाहे भले ही स्ट्रॉन्ग है लेकिन लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करके वो उसे नहीं हरा सकता। पर हम देख पाते हैं कहानी तो यहाँ पे भी खत्म नहीं होती। धीरे धीरे करके ताकामुरा का लेफ्ट हैंड में और भी पावर बढ़ने लगती है। उसका जमीनी अपरकट जब उसके जॉ पे लैंड करता है, एक खतरनाक किस्म का शॉक वेव्स प्रोड्यूस होता है। अब ताकामुरा चाहता तो यहाँ पे अपने राइट हैंड का इस्तेमाल करे और मैच को एंड करे, लेकिन नहीं, ताकामुरा उससे मौका देता है रिकवर होने का। ये बात अवाम को पसंद नहीं आती। ताकामुरा अपना लेफ्ट पंच के बाद एक और लेफ्ट और फिर एक और लेफ्ट और लेफ्ट ही लेफ्ट अब बरसाता चला जाता। थोड़ी देर में उसका लेफ्ट इतनी बड़ी ताकत रखने लगता है कि यहाँ तक ताकामुरा के राइट में भी सेम पावर हो शायद से। उसके पंचेस की बर्बादमेंट और उसकी स्पीड और रिदम देख के अब धीरे धीरे करके अवाम को भी होश आने लगती है। पर सारे लोगों में से जो सबसे पहले पॉइंट पे उतरता है वो कोई और नहीं बल्कि ईपो होता है। ईपो समझ जाता है यहाँ पे ताकामुरा कौन सा सिंबल दिखाना चाह रहा है, पर यह बात अभी भी पूरे तरीके से हर कोई बंदा रिंग में नहीं समझ पाया होता। कि देखते ही देखते थोड़ी देर में अवाम को भी अब एहसास होता है जो राइट हाथ में वो पावर ताकामुरा से एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ताकामुरा ने उन्हें लेफ्ट हैंड में ही दिखा दिया। खतरनाक किस्म का फाइनल जैब से वो अपने अपोनेंट का काम तमाम कर डालता है। पूरी रिंग में खामोशी सी छा जाती है क्योंकि जो ताकामुरा ने लेफ्ट हैंड पंच थ्रो किया होता है उसके अंदर सेम लेवल की ताकत होती है जितने अच्छे अच्छे बॉक्सर्स के राइट में होती है। नेको चाबा होश दिलाता है ईपो। मेरे ख्याल से तुम समझ ही चुके हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें समझा ही देता हूँ। तुमने सुना होगा एक मशहूर कहावत है बॉक्सिंग को लेके। वो मशहूर कहावत यह है, जिसने लेफ्ट पे कामयाबी हासिल की उसने दुनिया की कामयाबी ले ली। तुम्हें पता है इसका क्या मतलब है? मतलब जिसने लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करके अपने टाइटल को डिफेंड किया है वो उतनी ही बड़ी ताकत रखता है जितना वर्ल्ड टाइटल वाला लगता है। और ये मैसेज ताकामुरा देना चाह रहा था जापान को। वो चाह रहा था कि जापान का हर बंदा ताकामुरा से उम्मीद लगाए कि वो वर्ल्ड टाइटल को वाकई में ला सकता है जापान के लिए। और अब यही मैसेज हर कोई बंदा समझ चुका होता है, जिस वजह से पूरे की पूरी रिंग में एक अजीब किस्म की शांति होती है और ताकामुरा से उम्मीद होती है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी वाला पार्ट यहाँ पे खत्म होता है।